So very good afternoon to all of you. Today we are going to begin with a very relevant and important topic of public administration and general studies also, communication. So as I told you what is communication, yesterday we had a brief discussion about it. तो संक्षेप में हम लोगों ने ये पढ़ा कि संचार किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसके परिभाषा क्या है। मैंने आपको ये बताया कि संचार का अर्थ है सूचनाओं, तथ्यों या भावनाओं का किन्हीं भी दो या अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह समझ लिया गया हो। अगर समझा नहीं गया तो हमने जो भी कुछ कहा, लिखा, पढ़ा, सुना, वह कुछ भी है लेकिन संचार नहीं है। यानी अगर कोई एक विक्षिप्त व्यक्ति, मैंने आपको उदाहरण दिया था, जो मानसिक रूप से कोई अस्थिर व्यक्ति है, अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है वो क्या, उसका मतलब क्या है। तो अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो वो संचार नहीं है। इफ यू आर नॉट बीन एबल टू फॉलो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, देन इट इज नॉट कम्युनिकेशन। आप किसी मेले में, किसी प्रदर्शनी में, किसी एग्जीबिशन में, किसी नुमाइश में, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए जहां हजारों लाउड स्पीकर बज रहे हैं, किसी पे गाना बज रहा है, किसी पे अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, बड़ा शोर है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। आवाजें तो इतनी सारी हो रही हैं, लेकिन आपको पूछा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ आप बता पाएंगे, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये शोर तो है, आवाज तो है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर कुछ भी आपसे कहा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, लिखा जाए और वो समझ में भी आए, केवल तभी संचार है, कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन, द एसेंस इज अंडरस्टैंडिंग। और फिर चाहे आपने एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा पढ़ा, लेकिन समझ में आ गया, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। और इसलिए संचार सिर्फ बोल के नहीं होता है, संचार सिर्फ लिख के नहीं होता है, संचार प्रतीकों से भी होता है, संचार देह भाषा से भी होता है। सो बॉडी लैंग्वेज, सिंबल्स, दे आर ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट। आप देखिए आजकल हर फोन में आप लोग जो मैसेजेस भेजते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इमोजीज होती, वो देखा होगा, कैरेक्टर गोल गोल कार्टून जैसे बने रहते हैं। अब यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हैप्पी, वो अपने आप वो इमोजीज आपके इमोशंस को बता देती। आप कुछ भी ना लिखें, लेकिन आपने ऐसे ऐसे 2-3 अंगूठा भेज दिया, संचार हो गया। तो आप जो भी फील कर रहे हैं वैसी इमोजी पर आप टिक कर देते हैं या प्रेस कर देते हैं, वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। इमोजीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट डे कम्युनिकेशन। अब ये एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक समय है। टुडे एवरीथिंग फ्रॉम आवर डे टू डे लाइव्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट टू द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर, एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ कम्युनिकेशन। You cut off a country from its communication links and it will come back crawling on its knees like a pack of cards without firing a single bullet. You can make the whole country surrender without fighting the army. कोई ज़रूरत आज नहीं है कि किसी देश पर अगर आपको अपनी पकड़, अपनी मजबूती, उसको अपने विवश के अंदर ले लेना है, उसको अपना गुलाम बनाना है, तो सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके संचार साधनों पर अगर आपका कब्जा हो जाए,
उसके संचार साधनों को अगर उससे आप तोड़ दें, अलग कर दें, पूरी व्यवस्था बैठ जाएगी, देश घुटनों के बल आ जाएगा। अभी इसी साल मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था। मैंने उस पर अपना एक आप YouTube चैनल पर मिशन शक्ति पर 15 मिनट का एक ग्राफिक्स भी डाला है, एक वीडियो क्लिप भी है। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है तो देखिएगा कि मिशन शक्ति भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। और दुनिया में आज भारत मिशन शक्ति के ज़रिए चौथा देश है जिसने अंतरिक्ष में संचार के ज़रिए विश्व में अपनी बढ़त हासिल कर ली है। कैसे? आप उसको देखिएगा। वैद ICS का YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसमें मिल जाएगा। आपने इस तरीके की बातें अखबारों में या न्यूज़पेपर वगैरह के अलावा चैनल्स वगैरह में देखी पढ़ी सुनी होंगी। साइबर अटैक हो गया, साइबर हैकिंग की घटनाएं हो गई, रैंसमवेयर अभी पिछले साल, WannaCry। ट्रंप के इलेक्शन में यही आरोप लगा कि हिलरी क्लिंटन को KGB और रशिया के स्पाइज ने मैनेज करके कैसे हरा दिया और कैसे जिता दिया। इंडिया में जब भी लोकसभा के इलेक्शन हुए तो फेसबुक वगैरह से गारंटी में लिया गया कि आप यहां के इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि सूचनाएं जो हैं हमारे आपके जीवन को पल पल प्रभावित करती। अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक ने एक अपने यहां एक प्रोग्राम चैलेंज लॉन्च किया था, 10 इयर्स बैक चैलेंज, कि आप 10 साल पुरानी अपनी फोटोज डालिए और देखिए उसमें कि आप 10 सालों में कितना बदल गए, या वैसे ही हैं या थोड़ा बहुत बदलाव आया है। तमाम लोगों ने अपनी फोटोज अपलोड कर दी। एक तरीके से आपने फेसबुक को बैठे बिठाए डेटा माइनिंग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट ह्यूज डेटा रिसोर्स दे दिया कि जो फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है कि आपके फेस को स्टडी करके, आपके बॉडी को स्टडी करके कि कितना आपने 10 साल में वेट गेन किया, वेट लूज किया, कहाँ आपके फाइन लाइंस, कहाँ रिंकल्स आ गए, कितने बाल सफ़ेद हो गए, कहाँ बाल पीछे रिसीड कर गए, हेयर लाइन दिखने लगी, जो भी चेंजेस आए। क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे ब्रेन को टेक्नोलॉजी रूल करेगी, कंट्रोल करेगी, जो बहुत अच्छा नहीं है। बट यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अभी फेसबुक ने, मैं फिर देख रहा था कि हाउ ओल्ड यू विल लुक आफ्टर 10 ईयर्स, कुछ इस तरीके का भी शुरू किया है कि जब आप, पहले तो उन्होंने 10 साल पहले का बताया, वो डेटा आपने दे दिया, और अब आप जो है मौजूदा जो भी एज ग्रुप आपकी है, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो आप कैसे दिखेंगे, वो भी वो बना करके आजकल मैंने देखा कि कुछ लोगों ने डाला हुआ है। डेटा इज अ न्यू ऑयल। नाइनटीन 20th सेंचुरी में जो वैल्यू, जो महत्व, जो कीमत, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और डीजल की ग्लोबल इकोनॉमी में भूमिका थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो उसका अर्थ और महत्व था, आज वही अर्थ और महत्व आंकड़े का, डेटा का है। डेटा। जियो ने क्या किया? आते ही सारे टेलीकॉम बाजार में, हिंदुस्तान में सारे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को खत्म कर दिया। वॉइस कॉल तो उसने फ्री कर दिया, फोन कॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं, और डेटा 399 और भी कम दामों पर। आज आप गांव में चले जाइए, छोटे घरों में जहां नौजवान लड़के पढ़ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप सबके पास है, थैंक्स टू जियो। एक साई-फाई फिल्म अगर बने, आप कल्पना करें, हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई
कि 9/11 के बाद अभी तक अमेरिका में दूसरा टेरर अटैक नहीं हुआ। अमेरिका के सरजमीन पर पहला और आखिरी आतंकी हमला 9/11 हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 ट्विन टावर्स गिरा दिए गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था। होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। वो तब अलकायदा और तालिबान ने किया था। अब ISIS दावे किए जा रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है, हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले ये कहा गया था कि अबू बकर अल बगदादी मारा गया, लेकिन अभी फिर कुछ दिन पहले उसका एक ऑडियो वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में आया है। वो वेरीफाई नहीं किया जा सका कि ये पहले का है कि नया है, लेकिन एक फिर से सुगबुगाहट हो गई कि ये कहना कि अबू बकर अल बगदादी जो ISIS का चीफ था वो मारा गया, शायद नहीं मारा गया। और इसी बीच एक रोज़ न्यूयॉर्क में सुबह सुबह जब लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने वाला है, जब न्यूयॉर्क की मेट्रो रेल्स अपने ट्रैफिक को लेकर आगे बढ़ने वाली हैं, जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर ह्यूज ट्रैफिक, बड़ा भारी गाड़ियों का रेला एक तरफ से आ रहा है, जा रहा है, अचानक जो रेड सिग्नल्स हैं ट्रैफिक के वो ग्रीन हो जाते हैं, जो ग्रीन है वो रेड हो जाते हैं, जो ट्रैफिक रुका हुआ था वो चल पड़ता है, जो चला हुआ था वो रुक जाता है। अचानक मेट्रो ट्रेन के रेल रूट पर आमने सामने ही सारी गाड़ियां आ जाती हैं। अचानक पूरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाता है। अचानक पूरे न्यूयॉर्क सिटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठप हो जाती है और ये पता चलता है कि ISIS ने साइबर अटैक कर दिया। और केवल 5 से 10 मिनट वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क को अटैक करता है, हैक कर देता है, रोक देता है, उसमें गड़बड़ियाँ फैला देता है और सारी ट्रेन से एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, ट्रैफिक गड़बड़ा जाता है। उस 5 से 10 मिनट में 1.5 से 2 लाख लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अमेरिका की इकोनॉमी को 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का नुकसान हो जाता है और अमेरिका बैठ जाता है। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक न्यू फिल्म हो सकती है। But this imagination is not far off from the reality. It is very closer to it. ये आज भले आज कल्पना लग रही हो, लेकिन ऐसा ये है नहीं कि ऐसा हो सकता नहीं है। क्योंकि अगर KGB या XYZ दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अमेरिका को हैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के कॉन्फिडेंशियल डिजिटल लॉकर को तोड़ा जा सकता है, हैक किया जा सकता है, अगर हमारे आपके यहाँ बच्चों को ब्रेन वॉश करके वो कौन सा गेम चला था जिसमें बच्चे अपने को मार देते थे, क्या था? हाँ नहीं, PUBG तो बिल्कुल वो तो खेलते थे उसमें, जिसमें मार देते थे अपने, ब्लू व्हेल। आप क्या से सोचिए कि आपके माइंड को वो इस तरह से कंट्रोल करता है, हिप्नोटाइज करता है, दैट यू आर किलिंग योरसेल्फ। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन? प्लीज नोट इट डाउन। According to S.P. Robbins, Stephen P. Robbins, exchange of ideas, information or emotions is called communication, provided that it is understood.
विचारों, सूचनाओं, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार है, बशर्ते वह समझ लिया गया। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार it is a means by which people are linked together. यह एक साधन है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तथा एक संगठन के लिए shared understanding of shared purpose to achieve a common goal is called a communication. Shared understanding of shared purpose to achieve a common goal is communication. साझा उद्देश्यों की साझा समझ को संचार कहते हैं, ताकि साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। The essence of communication is understanding. संचार का सार तत्व समझ है। Because if there is an exchange but it is not understood, क्योंकि यदि आदान प्रदान हुआ लेकिन समझा नहीं गया, then it is not communication, तो वह संचार नहीं है। According to Shannon and Weaver, शैनन और वीवर के अनुसार communication is comprised of अब जरा देखें इधर, how communication begins. What is the source of communication? What is the origin of communication? Idea. First thing is idea. कोई विचार होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें हमारे दिमाग में कोई विचार, moment there is an idea in our mind, then we give that idea a concrete, meaningful shape, and that process is called encoding. And after giving it a meaningful, concrete shape, when the encoding has taken place, it becomes a message. All these three take place at the level of sender. And then the sender decide how to send it to the particular destination, to a person or an organization or whoever. And then the mode of transmission.
or the channel through which the communication has to be transmitted, sent to the destination. Then it is received. The receiver then does whole lot of decoding so as to understand this. All is taking place at the level of receiver, and then from receiver to sender, whatever, according to the communication, there is a feedback. And it is possible that at any point of time, at any point of communication from idea to feedback, there could be some disturbance, hindrance, obstacle. Whatever that hindrance, obstacle, disturbance, that is called noise. So noise may occur, it may take place at any point of the entire level of communication. यानी कि संचार होता कैसे है? संचार हमारे मन मस्तिष्क में होता है। सबसे पहले एक विचार के रूप में आता है। जब वो विचार हमारे मन मस्तिष्क में एक विशेष आकार प्रकार में स्वरूप देने की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे एनकोडिंग या कूटकरण कहते हैं। जब एनकोडिंग की प्रक्रिया के बाद वो एक आकार प्रकार लेकर अर्थपूर्ण समझे जाने वाले योग्य वाक्य में आ जाता है तो वह संदेश कहलाता है। ये तीनों काम प्रेषक के स्तर पर होता है। प्रेषक तय करता है फिर कि कौन सा माध्यम चुन करके उसे अपने संदेश को गंतव्य तक पहुंचाना है। वह जो भी चैनल या माध्यम प्रसारण के लिए गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चुनता है, उसके द्वारा फिर वह प्रेषक तक अपना संदेश प्राप्तकर्ता को पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता उसे समझने का फिर उपक्रम करता है जो कि डिकोडिंग या अकूटकरण है, और जैसे ही वो समझ में आ जाता है संचार पूर्ण हो जाता है। संचार पूर्ण होते ही प्राप्तकर्ता प्रेषक को जैसा भी संचार है उसके अनुसार प्रतिपुष्टि देता है, और यह संभव है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई बाधा, कोई व्यतिक्रम, कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसा होता है तो वह नॉइज कहलाता है। उसको यहाँ हम नॉइज का अर्थ शोर या डिस्टर्बेंस से नहीं लेंगे। यहाँ नॉइज का अर्थ है हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। वो एक शोर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब क्या क्या हो गया? विचार, कूटकरण, संदेश, प्रसारण, माध्यम, प्राप्ति, अकूटकरण, समझ, प्राप्तकर्ता, प्रेषक,
किसी भी स्तर पर यदि बाधा, व्यतिक्रम या कुछ अन्य समस्या उत्पन्न होती है तो वो है नॉइज। तो शैनन वीवर ने क्या कहा कि संचार में कितने तत्व होते हैं, यही लिख देना है। दिस इज द आंसर। यही क्वेश्चन आया। अकॉर्डिंग टू शैनन वीवर, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिख दिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू शैनन एंड वीवर, द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, अतः शैनन और वीवर के अनुसार संचार के अवयव हैं वन, आइडिया, विचार, टू, एनकोडिंग, देवनागरी में एनकोडिंग लिख लीजिए, मैसेज, संदेश, ट्रांसमिशन ऑब्लिक चैनल, प्रसारण बटे माध्यम, रिसीविंग, प्राप्ति, डिकोडिंग, देवनागरी में डिकोडिंग लिख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ, फीडबैक एंड नॉइज, प्रतिपुष्टि व नॉइज। मुख्यतः संचार दो प्रकार का हो सकता है। प्राइमरली कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल। मौखिक, अमौखिक। non-verbal, can further be classified into two types. अमौखिक को पुनः दो में बांटा जा सकता है। written and non-written। लिखित और अलिखित। non-written can be pictographic, symbolic, etc. अलिखित चित्रात्मक या प्रतीकात्मक भी हो सकता है। एंड बेस्ड अपॉन द नेटवर्क, तथा नेटवर्क के आधार पर communication can be further divided into downwards, upwards, अधोगामी, ऊपरीगामी, क्रॉस, डायगोनल, विकर्ण, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल। पैरेलल क्षैतिज या समानांतर। इज दैट वेरी क्लियर?
तो डीजी पुलिस ने आईजी पुलिस ने डीआईजी, डीआईजी ने एसएसपी, एसएसपी ने सीओ। ये क्या है? यानी ऑर्डर, आदेश। गिविंग ऑफ ऑर्डर इज डाउनवर्ड्स। सीओ ने एसएसपी और एसएसपी ने डीआईजी और डीआईजी ने आईजी और डीजी। ये क्या है? अपवर्ड। रिपोर्टिंग, to call for reports. CO Aliganj to CO Mahanagar. Horizontal या parallel. Is that clear? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के नेटवर्क होते हैं कम्युनिकेशन के। अदरवाइज आप देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में शुड आई रब इट ऑफ? चेंज। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में कम्युनिकेशन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। संचार अत्यधिक महत्व का विषय है। बिकॉज, क्योंकि all the functions of the organization from top to bottom, संगठन के सभी कार्य जो शीर्ष से न्यूनतम स्तर तक पर हो रहे, दैट इज पोस्ट कॉर्प और पोल्क, प्रिपरेशन, ऑर्डरिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, तैयारी, आदेश, नेतृत्व या नियंत्रण, एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये हम पढ़ाए आपको ना गुल्ली कुर्बी वाला। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग।
All these can be carried out only through communication. ये सभी कार्य केवल संचार से ही हो सकते हैं. And therefore, communication plays an important role in MIS and PMS. अतः संचार MIS और PMS में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, सूचना प्रबंधन प्रणाली, एंड पर्सोनल मैनेजमेंट सिस्टम PMS, कार्मिक प्रबंधन प्रणाली. Hence it can be said that, अतः यह कहा जा सकता है कि the purpose of communication in any organization and management can be given as follows. किसी भी संगठन और प्रबंधन में संचार के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं. One, to establish and disseminate goals of the organization. संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण और प्रसारण. To establish and disseminate goals of the organization. संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण और प्रसारण. Next, to develop plans for present and future requirements. To develop plans for present and future requirements. वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए नियोजन. Next, to organize human, material and all other resources for the organization. To organize human, material and all other resources of the organization. संगठन के लिए मानव, भौतिक व अन्य सभी प्रकार के संसाधनों का सृजन और प्रबंधन. Next, to select, develop and evaluate members of the organization. To select, develop and appraise or evaluate members of the organization. संगठन के सदस्यों का चयन, विकास और प्रशिक्षण तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन. Next, to lead, to direct, to motivate. To lead, to direct and to motivate and create an atmosphere in which people are willing and want to contribute. नेतृत्व, अभिप्रेरण और निर्देशन इस प्रकार से करना कि संगठन में कर्मी स्वेच्छा से अपना योगदान करने के लिए तैयार हो. Hence, in the present age,
अतः वर्तमान युग में कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। संचार किसी भी संगठन की जीवन रेखा है। Communication has assumed different forms and manifestations. संचार ने कई सारे रूप, साधन और आकार प्रकार ग्रहण कर लिए हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एटसेट्रा, जिसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया इत्यादि उभर कर आए हैं। Thus it is the age of CIT revolution, communication information technology revolution. अतः यह CIT क्रांति का युग है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी CIT क्रांति का युग है। On the basis of the process of communication, संगठन की संचार की प्रक्रिया के आधार पर इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसे पुनः निम्न वर्गीकृत किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन, केंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत, लीनियर, रेखीय, सर्कुलर, वृत्तीय, लॉन्ग चेन, दीर्घ श्रृंखला, and grapevine.
तथा ग्रे पॉइंट। ये बात आ रही साहब समझ, यानी कि किसी भी संगठन में in any organization when the source of origin and termination of the information is one single source point, then it is called centralized. जब सूचना के संचार का उद्गम और समापन का एक ही बिंदु होता है तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रीकृत। यानी अगर यह विभागाध्यक्ष का पद है, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और इसने ऑर्डर दिया ए को और ए ने एचओडी को फीडबैक दिया, तो ऑर्डर यानी इंफॉर्मेशन ओरिजिन भी यहीं से हुआ, ओरिजिनेट यहीं से पैदा हुआ, और ए ने रिपोर्ट वापस किसको भेजा? एचओडी को। यहीं पर कम्युनिकेशन एंड भी हो गया। तो जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन एक ही है तो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज। तो ए से एचओडी, एचओडी टू बी, बी टू एचओडी, एचओडी टू सी, सी टू एचओडी, एचओडी टू डी एंड डी टू एचओडी। ये क्या हो रहा है? सेंट्रलाइज्ड। एक ही जगह से संचार पैदा भी हो रहा है, एक ही जगह पर समाप्त हो रहा है। सारी की सारी संचार की शक्तियां कहां हैं? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, who is the chief returning officer, who becomes then chief returning officer, he assumes the responsibility to conduct free and fair election in the district, and therefore all information related to elections, all orders are issued by DM as chief returning officer, and then all the compliance is also reported back to DM. बात आ रही समझ? तो DM ही कहता है कि फला 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 पोलिंग पार्टीज वहाँ के बूथ के लिए जाएं, यहाँ पर पीएससी भेजी जाए, यहाँ पर पैरामिलिट्री लगाई जाए, यहाँ पर पूछा जाए क्या हाल चाल है, वहाँ पर वोटर लिस्ट बनी कि नहीं, और ये सारे के सारा फीडबैक भी कहाँ किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डीएम। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डीएम को डायरेक्ट करेगा और डीएम सीधे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट बैक करेगा। कैसा हो गया? सेंट्रलाइज्ड। वो किसी और से नहीं पूछेगा। इलेक्शन कमीशन को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी ऑर्डर देना होगा, वोटर लिस्ट बनाओ, रिकंडक्ट करो, रिकाउंटिंग करो, रीपोलिंग करो, ये इलेक्शन रोक दो, वो इलेक्शन आगे बढ़ा दो, पोस्टपोन कर दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डीएम इलेक्शन कमीशन पूरे देश के। तो इलेक्शन कमीशन टू डीएम लखनऊ, टू डीएम बाराबंकी, टू डीएम फैजाबाद, टू डीएम एक्स, टू डीएम वाई, और इसी तरह से रिपोर्ट बैक भी ऑल डीएम्स टू। क्लियर? डिसेंट्रलाइज्ड, when the origin or source of information, one particular known source of information, and once it has originated from that known source, it spreads in all directions with different mediums and channels, and spreads all across, then it is called decentralized. लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा 15 अगस्त को विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा।
ये सारे HODs डिपार्टमेंट्स के हेड को भेज दिया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बच्चों को क्लास में बता दिया, बच्चों ने टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, अगले दिन अखबार में छप गया और सबको पता चल गया कि 15 अगस्त को अवकाश रहेगा। लेकिन सोर्स एक ही था। ये नहीं कहा कि HOD ने अपने से अवकाश कर दिया और बच्चों ने अपने से अवकाश कर दिया और उन्होंने, सोर्स है रजिस्ट्रार लखनऊ यूनिवर्सिटी। फिर उसका स्प्रेड अक्रॉस पूरे दिशाओं में फैल जाना, अलग अलग माध्यम, अलग अलग लोग। इज दैट वेरी क्लियर? डिसेंट्रलाइज्ड। व्हेन कम्युनिकेशन मूव्स इन वन डायरेक्शन, एनी वन सिंगल डायरेक्शन, whether it is upward, downward, cross, diagonal, but one direction। जब संचार किसी भी एक सीधी रेखा में हो, वह सीधी रेखा नीचे है, ऊपर है, रिपोर्ट है, ऑर्डर है, क्रॉस है, डायगोनल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक दिशा में होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? रेखीय। यानी कि हेड ऑफिस ने रीजनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को, ब्रांच ऑफिस ने फील्ड ऑफिस को आगे आगे इंफॉर्मेशन भेज दी। इसी तरह से फीडबैक दिया। क्लियर हो गया? बजट के दौरान क्या होता है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं, वो अपने से फील्ड यूनिट से, निचले से सारे डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट मंगाते हैं। तो हेडक्वार्टर कहता है कि पिछले साल का बजट का आंकड़ा ये था, इस साल में क्या क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या इनकम एक्सपेंडिचर है, तो वो रीजनल ऑफिस बताएगा, रीजनल ऑफिस ब्रांच ऑफिस से लेगा, ब्रांच ऑफिस फील्ड ऑफिस से लेगा और फील्ड ऑफिस वापस सारा आंकड़ा कहाँ भेज देगा? हेड ऑफिस। क्या हो गया ये? सर्कुलर। क्लियर हो गई बात? डे टू डे रेगुलर रूटीन कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर जो भी संगठन में दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ संचार चलता रहता है, सामान्य तौर पर A to B, B to C, C to D, D to E and E to HOD, HOD to E dash, E dash to D dash, D dash to C dash, C dash to B dash, B dash to A dash. If you make it and open it, what will it become like? दीर्घ श्रृंखला हो गया। इसको जोड़ दें तो चेन है ना, ये बन जाएगी। यानी इसको हम हायरार्कियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, पर सोपानिक संचार, या हम इसे डे टू डे कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, दैनिक संचार। एंड दिस इज ग्रेप वाइन। Where this information has originated from? Don't know. Where it is heading? Don't know. So when you know nothing about the source and origin of information, yet it spreads like a wildfire, it is grapevine. Afwah, hoax, scandals, rumor. किसने ये शुरू किया? गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, पता नहीं, लेकिन पूरे देश में हल्ला मच गया। हर आदमी एक एक चम्मच लेके गणेश जी की मूर्ति पे बैठ गया दूध पिलाने। न उसके पहले फिर कभी हुआ, ना आज तक उसके बाद हुआ। मैं कहूँ 96, 97 वगैरह की बात है, पता नहीं तुम लोग तब पैदा हो गए थे कि या बहुत छोटे रहे हो, नहीं होते ना? हाँ, तुम लोग को पता नहीं होगा। सुना है गणेश जी दूध पीने वाला? कितने लोगों ने सुना था? तुमने तो पिलाया भी होगा। हम सब लोग जो उस उम्र में कम थे, लेकिन जैसे ही कहीं टीवी पे देखे सुने, उस समय टीवी आ चुका था और घरों में हम लोग के यहाँ ब्लैक एंड वाइट टाइप का टीवी था पुराना, कुछ जो एक कलर भी था, कुछ के यहाँ खाली स्क्रीन कलर लगा देते थे। यानी जो स्क्रीन होती थी, एक ऊपर से ब्लैक एंड वाइट टीवी के ऊपर
एक स्क्रीन लगाई जाती थी, तो उसमें आधा पीला रहता था, आधा नीला रहता था, आधा लाल रहता था, आधा हरा रहता था। तो पता चला कि जो वो कौन एक न्यूज़ रीडर आती थी, सलमा आगा या क्या नाम था उनका, सलमा सुल्तान, तो पता चला उनका आधा ये लाल हो गया, आधा ये पीला हो गया, आधा ये हरा हो गया, आधा ये अजीब तरीके का। लेकिन लोग कलर टीवी होता था कि देख रहे हैं। उस दौर में पूरे देश में गणेश जी दूध पी रहे हैं, इसका शोर मच गया। ये ओरिजिन कहां से हुआ पता नहीं चला आज तक। फॉर दैट मैटर ऐसे किसी भी रूमर, स्कैंडल, होक्स का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, ठीक ठीक कभी नहीं पता चलता है, और तभी तो वह स्कैंडल या होक्स कहलाता है। अगर इंफॉर्मेशन पता चल जाए उसका सोर्स क्या है तो फिर ये स्कैंडल नहीं है, होक्स नहीं है, रूमर नहीं। अभी कुछ 7-8 साल पहले की बात है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े मशहूर बैट्समैन हुए हैं, ब्रदर बैट्समैन, आपने सुना है? स्टीव वॉ और उनका दूसरा भाई क्या था, मार्क वॉ। सुना है आपने इनके बारे में? इनके बारे में तो हो सकता है इनको खेलते हुए भी देखा आपने। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, बड़े रिनाउंड सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स में। तो स्टीव वॉ और मार्क वॉ के बारे में तो आपने सुना है। लेकिन आज मैं इनका एक भाई जो यहाँ कुंभ के मेले में बिछड़ गया था और वो मिला बाद में, उसके बारे में नहीं सुना। एमएन वॉ, मून नोच वॉ। अभी 5-7 साल पहले मून नोचवा आ गया, मून नोचवा आ गया, मून नोचवा आ गया। खास तौर से हमारे ईस्ट यूपी के तमाम जिलों में लोगों ने गर्मी के दिनों में छत पर सोना बंद कर दिया, खुले में रहना बंद कर दिया। रात 9-10 बजे के बाद सड़कों पे सन्नाटा छा गया। कौन था वो मून नोचवा, कहाँ से आया वो मून नोचवा, कहाँ चला गया वो मून नोचवा। और लखनऊ और इधर पूरे ईस्ट में, हालांकि कानपुर वगैरह में भी था, दिल्ली गाजियाबाद में भी उसके किस्से सुने गए। और तमाम उस समय के न्यूज़ चैनल वगैरह जो है दिखाते थे कि साहब आज मून नोचवा वहाँ देखा गया, आज वहाँ देखा गया। फिर उनको जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा होता था उनका इंटरव्यू होता था कि आप बताइए चाचा रात में कल का भया रहा। अरे भैया हम बिसरिया सोत रहे छता पर, तबले देखे लप 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 लप, लाल लाल आंखी जरत रहे बुझात रहे, जरत रहे बुझात रहे। और यौ नाखून रहे का। और देखा यहाँ खरबोटे सा है, देखा देखा निशानों पर है। ये सब हुआ, आज तक कुछ पता नहीं चला ये था भी कि क्या था। अभी कुछ दिनों पहले पिछला चोटी कटवा शुरू कर। तो ऐसे जितनी भी अफवाहें हैं, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, वो क्या हैं, ग्रेप वाइन, जिनका कोई ओरिजिन, कोई सोर्स पता नहीं। और इसीलिए ये बहुत तेजी से फैलती है। और जितनी तेजी से फैलती हैं उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन तब तक ये काफ़ी नुकसान अगर करने वाली होती हैं तो नुकसान कर भी देती हैं। और चूंकि इनका कोई सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं पता होता, इनका कोई डायरेक्शन नहीं मालूम होता, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार खाली अखबार में, टीवी पर ये कहती है अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसे कि जब ये अभी भूकंप आया था नेपाल वाला, उसके बाद लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर आज फिर नासा ने कहा है कि रात 9 बजे ये होगा। लोगों ने 9 बजते बजते लोग घर से बाहर निकल के सड़कों पर आ जाते थे। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए माइलेज खुद लेना और दूसरे को होस्टाइल करना, इसके लिए वो ग्रेप वाइन का सहारा नहीं लेते हो। ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसके रिलीज के पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो हिट हो जाए कुछ ना कुछ ग्रेप वाइन ना करते हो। आज तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जब कोई पहला शेयर इश्यू पब्लिक होता है, लॉन्च होता है, तो ग्रेप वाइन का सहारा लिया जाता है।
ग्रेप वाइन आज हमारे कम्युनिकेशन के दौर में इस तरह फैल चुका है कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इसका इस्तेमाल फिल्म, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में होने लगा है। इसलिए आज की दुनिया में तो सोशल मीडिया पर 80% केवल ग्रेप वाइन है, जिसको हम फेक न्यूज़ कहते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वो वीडियो वायरल हो गया, वो साहब हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, पता चला वो कहीं म्यांमार का कहीं का सीन है, वो दिखा दिया। आज ग्रेप वाइन का सहारा कॉन्स्पिरेसी के लिए, अपने होस्टाइल या कॉम्पिटिटिव पार्टनर को डिक्लाइन करने के लिए, या फॉर वेरियस मैनी वेस्टेड इंटरेस्ट, ग्रेप वाइन हैज emerged as one of the most important, though not a good form of communication. Is that very clear?